वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेमटेक्स 360 में। और स्टूडेंट्स, आज से हम पॉलिटिकल साइंस पेपर टू के लिए डेली लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं। और इस लाइव सेशन में आप लोगों के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होंगे। और ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे, जिसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो देखिए, 2021 का जो एग्जाम है वो ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों का, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यूटी से कीजिए और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी और प्रैक्टिस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने अपने आंसर्स भी बताते रहिए। ओके, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव होकर और फिर क्लास अटेंड करें। तो जब आप कमेंट करके अपने आंसर्स बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी अपनी एबिलिटी को चेक कर पाएंगे कि आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन करी है वो कितनी सक्सेसफुली प्रिपेयर हो पाई है। और अगर चैनल पर आप नए पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं और दोनों लिस्ट को चेक आप लोगों को मिलान करना है। तो बताइए, यहाँ पर बुक्स हैं एंड ऑथर का नाम दिया हुआ है, तो वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं कि किसका कितना करेक्ट हो रहा है और कितना इनकरेक्ट हो रहा है। और उसी हिसाब से जैसे जैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं वैसे वैसे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये जरूर चेक कीजिए कि आप आईआर में क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, पॉलिटिकल थ्योरी में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या पॉलिटिकल थॉट में। तो जितने भी अपने 10 पेपर्स हैं तो उसमें आप 10 पेपर्स में कहाँ पे आपकी वीकनेस है तो उस एरिया को कवर कीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट है कि सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ये बुक किसने लिखी थी। यहाँ पे 4 थिंकर दिए गए हैं। उसके बाद रिफॉर्मर रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज टू बी डन, देन सोशलिज्म, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ए का 1 है। सोशलिज्म, यूटोपिया एंड साइंटिफिक बुक है एंगल्स की। किसकी? एंगल्स की बुक है और ये 1880 में लिखी गई। 1880 में लिखी गई किसके द्वारा? फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। और दूसरा है आपका रिफॉर्म और रिवोल्यूशन, तो रोजा लग्जमबर्ग की ही बुक है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर्स है एकदम सामने सामने वाले ही करेक्ट है। तो रोजा लग्जमबर्ग ने रिफॉर्म्स एंड रिवोल्यूशन जो बुक है वो लिखी थी 1898 में। तो डेट्स एंड बुक्स एंड ऑथर ये याद रखने बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज टू बी डन, ये लेनिन की बुक है और ये बुक लिखी गई थी 1902 में। और उसके बाद सोशलिज्म, पास्ट एंड फ्यूचर, ये बुक है हैरिंगटन की और ये लिखी गई है 1992 में। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद whose theory of dialectic was taken by Marx to explain his theory of historical materialism। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मार्क्स द्वारा किसके द्वंद्ववाद के सिद्धांत पर विचार किया गया था। तो मार्क्स ने जब हिस्टोरिकल भौतिकवाद की कल्पना करी थी, स्टडी करी थी, तो उसने किसके डायलेक्टिकल थॉट को लिया था, अडॉप्ट किया था। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये बताना। ओके,
आप लोग अपनी वीडियो को पोस्ट करके अपनी करेक्ट आंसर्स बता सकते हैं। अगर मैं रुक रुक कर सभी का आंसर्स रिव्यू करूंगी तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए, देन अपने आंसर्स को चेक कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, हीगल हीगल ने डायलेक्टिकल थॉट दिया था और बताया था कि पहले वाद होता है, फिर संवाद होता है, वाद होता है, देन संवाद होता है, और उसके बाद द्वंद्ववाद होता है। ओके, तो ये 3 फेजेस ऑफ डायलेक्टिकल फॉर्म्स हैं। तो ये सबसे पहले हीगल ने दिया था, माफ कीजिए, सबसे पहले हीगल ने नहीं दिया था, सबसे पहले सोक्रेटिस ने दिया था, सुकरात ने दिया था। उसके बाद हीगल ने इसी को अडॉप्ट किया और हीगल से मार्क्स ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर बताना है। तो असर्शन में क्या है आप लोग के पास कि थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स स्टेट्स दैट ग्लोबल कॉमन्स विल बी सब्जेक्ट टू इनवाइटेबल डिग्रेडेशन। ओके, और इसका रीजन बताया है इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड द स्टेट प्लेस इटसेल्फ इंटरेस्ट बिफोर द कलेक्टिव गुड्स। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का सिद्धांत कहता है कि वैश्विक आम जन अपरिहार्य निम्नीकरण के अधीन होता है। ओके, और रीजन आपको बता रहा है कि व्यक्ति, व्यवसाय और राष्ट्र समूह जन के सामने स्वरुचि रखते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी जो असर्शन और रीजन दिया गया है दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। यानी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जब आप पढ़ेंगे तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में हमेशा जो कलेक्टिव हित होता है ना, कलेक्टिव इंटरेस्ट, उसको आगे रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म। तो बहुसंस्कृतिवाद के बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? डाइवर्सिटी विद इन यूनिटी इन द कोर थीम ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, ये सही है या नहीं है? उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म इज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ recognition in which all the marginalized, minority and the disadvantaged groups are given due status and enlightenments. उसके बाद multiculturalism is the identify with the politics of culture of its self assertion. तो पहला आपका है कि एकता के अंदर विविधता बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य विषय है, विविधता। ओके, और दूसरा है कि बहुसंस्कृतिवाद अभिज्ञान की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी सीमांत, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रही हूं कि बहुसंस्कृतिवाद अभिज्ञान की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी सीमांत अल्पसंख्यक और वंचित समूहों को उचित दर्जा और अधिकार दिए गए हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि बहुसंस्कृतिवाद की पहचान स्वकथन की संस्कृति की राजनीति से की जाती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो विविधता के अंदर भी एकता की बात करता है। ओके, और दूसरा जो बहुसंस्कृतिवाद है वो जो समाज के हाशिए पर खड़ा वर्ग होता है, जो अल्पसंख्यक होता है या फिर जो वंचित समुदाय होता है, उनके अधिकारों की बात करता है। इसके अलावा जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये स्वकथन की संस्कृति की राजनीति से भी जाना जाता है, सेल्फ असर्शन की पॉलिटिक्स से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि which of the following statements are true about eco-anarchism। तो इको एनार्किज्म के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? वन ऑफ इट्स की थीम इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी इसका एक प्रमुख विषय
समाज का विकेंद्रीकरण है। दूसरा, द गोल ऑफ इको एनार्किज्म इज टू अटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी, यानी पारिस्थितिक अराजकतावाद का लक्ष्य है पारिस्थितिकी पूंजीवादी आधुनिकता के बीच संतुलन हासिल करना है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इट बिलीव्स that to achieve progress government and related authorities must be removed, यानी इसका मानना है कि प्रगति हासिल करने के लिए सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए। ओके। फोर्थ है, यह उपभोक्तावाद की आलोचना करता है, यानी इट्स क्रिटिसाइज कंज्यूमराइजेशन। ओके, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कमेंट आंसर क्या है। और आप ये भी बताते रहिए किसका करेक्ट और किसका रॉन्ग आंसर है। सो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो एनार्किज्म है, एनार्किज्म का गोल पूंजीवादी और आधुनिक पूंजीवादी और पारिस्थितिकी जो है, इन दोनों के बीच में संतुलन को हासिल करना नहीं है, बल्कि इनका जो लक्ष्य है वो सोसाइटी को डिसेंट्रलाइज्ड करना है और उपभोक्तावाद की आलोचना करता है ये। और इसके अलावा ये सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों को हटा देना चाहता है। तो इको एनार्किज्म भी आप जरूर पढ़िए यूजीसी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए। अब देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी बेस पे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उसमें बताना है इस पैसेज के बेस पे आप लोगों को अपने आंसर्स देने हैं। तो 30 सेकेंड आपको मिलेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अपना पैसेज बहुत अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए एक बार मैं भी पढ़ देती हूँ कि पैसेज है हमारा। लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स create representative institutions and conducts formal equality of political rights. It's pretend to create a situation in which government is run by the choose representative of the people, the proletariat as well as bourgeoisie. The workers who have the right to vote on par with businessmen and industrialists are led to believe that they have an equal share in governance. Moreover, liberal democracy claims to reconcile the interests of the proletariat with those of the bourgeoisie. This creates an impression that due care of the interest of the workers is the being taken. But according to Marxist theory, these are wrong impression created by liberal democracy, because this type of political system simply lends legitimacy to the property relation of the capitalist order, which are neither natural or nor rational. तो इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं। इन लिबरल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज रन बाय, तो लिबरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाती है, किसके द्वारा संचालित होती है। ओके, सो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा भी नहीं चुनी जाती है, तो आप इसका आंसर करेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि इंडिया में भी लिबरल डेमोक्रेसी है। ओके, लिबरल डेमोक्रेसी। तो इस आधार पे आप लोग ये करेक्ट आंसर कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, देन अगर कोई भी पैसेज को पढ़ना चाहता है तो वो अपना वीडियो बैक करके देख सकता है। विच one of the following is incorrect about the Marxist critique of liberal democracy. तो लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में जो मार्क्सवादी क्रिटिक करते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। लिबरल डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स वर्कर,
माफ कीजिए, क्वेश्चन को एक बार करेक्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट में देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट है वो कभी नहीं कहते कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि पूरे पैसेज में मार्क्सिस्ट ने लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिक ही किया है। ओके, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी सपोर्ट विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मार्क्सवादी एक्सेप्ट करते हैं? तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन जो व्यवस्था है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो बताइए किसका मार्क्सिस्ट क्रिटिक के बारे में कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डोमिनेंट क्लास हैज ऑलवेज हैड एन एज ओवर द डिपेंडेंट क्लास इन द स्फीयर ऑफ आइडिया। यानी विचारों के क्षेत्र में प्रमुख वर्ग हमेशा आश्रित वर्ग से ऊपर रहा है। यानी अगर हम आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की बात करें तो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस में जो समाज का प्रमुख वर्ग है, यानी जो बुर्जुआ है समाज का, ये हमेशा से आश्रित वर्ग, यानी एक सेकेंड, जो समाज का श्रमिक वर्ग है वो समाज का आश्रित वर्ग है। आश्रित वर्ग है क्योंकि संसाधन किसके पास है? ये है बुर्जुआजीज के पास, और बुर्जुआजीज के ऊपर हमारा श्रमिक वर्ग पूरी तरह से आश्रित है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक मेहनत करने की, श्रम करने की पावर है। ओके, और रिसोर्सेज पे बुर्जुआ वर्ग का कंट्रोल है, इसलिए जो श्रमिक वर्ग है वो बुर्जुआ पर आश्रित है। तो ये जो आश्रित वर्ग है ना, हमेशा ही इस प्रमुख वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग के ऊपर आश्रित होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा इसमें सही से सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है यहाँ पे, तो बताइए। तो देखिए, अगर आपने रूसो, हॉब्स, लॉक, जॉन, ये सब जॉन लॉक पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रूसो का है जनरल विल, सबको पता है, सामान्य इच्छा की ये सिद्धांत देता है, सामान्य इच्छा। उसके बाद जॉन लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ओके, और इसके बाद जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स के। लेनिन, यहाँ पर थ्योरी ऑफ एनिलेशन, ये बेसिकली मार्क्स की है। ओके, लेनिन की नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इनकरेक्ट, ये आंसर सही है हमारा और ये मैच इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, तो सही आंसर बताना है कि एरिस्टोटल हैज जस्टिफाइड स्लेवरी, और रीजन है कि ही आर्ग्यूड दैट स्लेवरी इज नेचुरल एंड नेसेसरी। सो कौन सा करेक्ट आंसर है? तो बहुत फेमस उसका ये आइडिया है, आइडिया ऑफ स्लेवरी। तो जिसने भी थोड़ा भी पढ़ा होगा उसका ये आंसर करेक्ट चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आज के पेपर में। ओके, तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर भी देते रहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एरिस्टोटल है वो स्लेवरी को किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए नेसेसरी मानता है, और फिर कहता है कि स्लेवरी इज नेचुरल, ये तो प्राकृतिक है। कुछ लोग शासन के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो ये जो स्लेव्स होते हैं ना वो शासित होने के लिए हैं, और इनका काम ही ये है कि वो समाज में
जो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करे और उनके संरक्षण में रह के यानी उनके साथ रह के एक ह्यूमन की तरह बिहेव करना सीखे। तो ये नेचुरल है, ये स्लेवरी हमेशा नहीं रहती है, ये एक पॉइंट तक रहेंगे। जब तक एक स्लेव ये नहीं सीख जाता कि एक ह्यूमन को कैसे रैशनली बिहेव करना चाहिए, तब तक ही वो स्लेव रहेगा। ओके, बाकी हर कोई स्लेव से बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ है स्लेव तो मरेगा भी स्लेव के रूप में, ऐसा नहीं है। और फिर कहता है ये नेसेसरी भी है। तो ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जो समाज में जो नीतियां बनाने काम करेंगे, जो शासन करने का काम करेंगे, चुनाव में जिसको चुना जाएगा, तो वो लोग घर का सारा काम नहीं कर सकते हैं, जो भी उनसे निजी काम है वो खुद नहीं कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए स्लेव होना जरूरी है। और स्लेव जब उनकी हेल्प करेगा, मास्टर्स बेसिकली मास्टर्स वर्ड यूज करता है, मास्टर्स की जब हेल्प करेगा तो मास्टर्स के पास टाइम ज्यादा बचेगा। अब ज्यादा टाइम बचेगा तो मास्टर्स राज्य के हित के लिए और राज्य के अच्छे कल्याण के लिए और टाइम निकाल सकता है। ओके, वो ज्यादा अपने राज्य के हित में कार्य कर सकता है और एक अच्छे स्टेट का निर्माण कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट माओ। तो माओ जेडोंग के बारे में हमारे स्टेटमेंट है ये सारे, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? So, in 1950s, Mao gave his famous call of let 100 flowers bloom. Okay, यानी 1950 के दशक में माओ ने लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम अपना नारा उन्होंने दिया। उसके बाद है कि he was the first Marxist revolutionary who brought about a successful revolution. यानी वे पहले मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक सफल क्रांति लाई। उसके बाद है कि ऑन प्रैक्टिस एंड ऑन कॉन्ट्रडिक्शन आर एसेज रिटन बाय हिम। ऑन प्रैक्टिस और ऑन कॉन्ट्रडिक्शन उनकी मुख्य लेख निबंध थे। उसके बाद है ही मॉडिफाइड मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बाय रिलेइंग हैविंग ऑन द पीसेंट्री रिवॉल्यूशन पोटेंशियल। यानी उन्होंने किसानवाद की क्रांतिकारी क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर होकर मार्क्सवादी लेनिनवाद को संशोधित किया। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही हैं या फिर कौन कौन से करेक्ट है? सो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी हमारा स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 सही है और सेकेंड गलत है, यानी वो पहला मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी नहीं था। ओके, नेक्स्ट है आपका बुक्स दिए गए हैं एंड ईयर दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ए का है 4th, यानी लेवियाथन 1661 में लिखी है। आर्ट ऑफ वॉर ये मैकियावेली ने लिखी 1521 में। लेवियाथन आपकी लिखे हॉब्स ने। ऑन लिबर्टी आपकी लिखी गई 1859 में बाय जे.एस. मिल। और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखा गया है जॉन लॉक द्वारा 1762 में। ओके, 1762 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज फेमस पॉलिटिकल वर्क द प्रिंस, Machiavelli has discussed the quality of a good political leader such as। तो यहाँ पॉलिटिकल लीडर के बारे में दिया गया है और बताना है कि जो मैकियावेली हैं उन्होंने कैसे एक पॉलिटिकल लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो कैसी कल्पना करें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है he must be strictly empirical in his political analysis and logical in conclusions drawn by analysis। यानी उसे अपने राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति से अनुभव होना चाहिए
और विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों में तार्किक होना चाहिए। उसके बाद है कि he must keep an eye on its most trusted advisory and police force which is sole basis of his rule। यानी उसे अपने भरोसेमंद सलाहकार और पुलिस बल पर नजर रखना चाहिए और यही उसके शासन का एकमात्र आधार है। उसके बाद he must exercise power in order to maintain his position and violence is one of the tool for exercising power। ओके यानी उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और शक्ति का प्रयोग करने के लिए हिंसा एक साधन है। उसके बाद है कि for him a state based upon mass support is more stable than one based upon aristocrat rule। यानी उसके लिए जन समर्थन पर आधारित राज्य एक कुलीन शासन के आधार पर एक राज्य की तुलना में अधिक स्थिर है। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द प्रिंस पॉलिटिकल लीडर। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी ए बी सी डी जितने भी सारे स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका दिया गया है बुक्स एंड थिंकर। तो किस थिंकर ने कौन सी बुक्स लिखी हैं वो बताना है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। सो देखिए, जो मैकियावेली है उसकी हमने अभी पीछे ही बुक पढ़ी थी द प्रिंस। पीछे तो आर्ट ऑफ वॉर दी हुई थी, यहाँ पर द प्रिंस, ये भी मैकियावेली की बुक है। हॉब्स की तो पढ़ी थी लेवियाथन, इसकी बुक है लेवियाथन। और प्लेटो की रिपब्लिक है और एरिस्टोटल की फर्स्ट निकोमेन एथिक्स। तो ए का सेकंड और बी का वन, ए का सेकंड और बी का वन, यानी हमारा बी करेक्ट आंसर। ओके, आपका नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स अबाउट स्टेट ह्यूमन लाइफ वुड बी। तो हॉब्स के अनुसार बिना राज्य के मानव जीवन कैसा हो जाएगा। तो ये सारे पुअर भी हो जाएगा, सॉलिटरी भी हो जाएगा, नेस्टी भी हो जाएगा, ब्रूटिश एंड शॉर्ट भी हो जाएगा, यानी गरीब हो जाएगा इंसान, अकेला हो जाएगा एकदम, उसके अलावा बुरा हो जाएगा एंड पाशविक और छोटा हो जाएगा। पाशविक और छोटा हो जाएगा उसका पूरा जीवन काल अकॉर्डिंग टू हॉब्स। कि अगर राज्य नहीं रहेगा ना तो राज्य में हर एक व्यक्ति का जीवन अकेला होगा, गरीबी में जूझेगा, वो एकदम नेचर वाइज बुरा हो जाएगा और उसका पूरा जीवन काल छोटा हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट उसने दिया है अपनी बुक लेवियाथन में। किसमें? लेवियाथन में दिया है। और ये बुक लिखी गई थी 1951 में। कब लिखी गई थी? 1951 में। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जॉन लॉक। तो जॉन लॉक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है आपका कि इन स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल्स हैड एन इक्वल राइट टू नेचुरल फ्रीडम, यानी प्राकृतिक राज्य में लोगों के पास प्राकृतिक स्वतंत्रता का समान अधिकार था। दूसरा, लॉक बिलीव गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग एंड अर्थ, यानी लॉक ने माना कि भगवान ने मानव और पृथ्वी बनाई है। ओके, मानव और पृथ्वी बनाई है, तो गॉड में बिलीव किया इसने। उसके बाद इन स्टेट ऑफ नेचर ऑल मैन लिव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। तो उनके जो भी प्राकृतिक राज्य में सभी लोगों के जो नियम थे, जो जीवन था, वो प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रहा था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है।
यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ओके, और ये बताता है, लॉक बताता है अपने सेकंड ट्रीटी में कि जो ह्यूमन है उसका लाइफ पहले नेचुरल राइट्स के थ्रू चल रहा था। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पहले जो समाज था ना, नेचुरल सोसाइटी, उसके अंदर भी लॉ ऑफ नेचर था, यानी प्राकृतिक कानून हुआ करते थे, और उस प्राकृतिक कानून से ही मानव का पूरा जीवन चलता था, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के संबंध में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको बताना है कि कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट है, जनरल विल ट्रांसफॉर्म इन इंडिविजुअल मॉरल्स, यानी जनरल यानी जो सामान्य इच्छा है नैतिकताओं को बदलता है। उसके बाद रियल विल वॉज कैपेसिटी विद इन इंडिविजुअल टू एम फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी जो सामान्य इच्छा होती है सभी के सामान्य कल्याण के उद्देश्य को पाने के लिए एक ये व्यक्ति की क्षमता होती है। यानी नेक्स्ट है कि एक्चुअल विल भी सेल्फिश इंडिविजुअल विल, यानी वास्तविक विल जो होता है, यानी जो जनरल विल हो, एक्चुअल विल होता है, यानी जो वास्तविक विल है, वास्तविक इच्छा है, वो स्वार्थी व्यक्तिगत इच्छा होती है। ओके, नेक्स्ट है जनरल विल इज सोर्स ऑफ ऑल लॉस, जनरल विल यानी सामान्य इच्छा सभी नियमों का स्रोत है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो रूसो है, रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि भाई समाज में जो मनुष्य है वो बहुत झगड़ालू था, बहुत स्वार्थी था, तो उन्होंने मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जनरल विल का निर्माण होता है। तो जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करता है ना, तभी ये सारे स्टेटमेंट्स देता है। ओके, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स व्यू ऑन स्टेट। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य के बारे में क्या कहा है उससे संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो बताना है आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी सेटल विद रिकंसाइलेबल क्लास स्ट्रगल, यानी राज्य समाज का उत्पाद है जिस पर कट्टर विरोधी वर्ग संघर्ष का बोध लदा हुआ है। नेक्स्ट है कि इट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआजीज, यानी यह पूंजीपतियों की विशेष समिति है। नेक्स्ट है कि राज्य मानव अलगाव को व्यक्त करता है, यानी स्टेट एक्सप्रेस्ड ह्यूमन एलिनेशन। उसके बाद है मार्क्स सॉट टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट स्टेट इन प्लेस ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, यानी मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य के स्थान पर समाजवादी राज्य की कल्पना करी थी। तो बताइए कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एकदम। उसके बाद मार्क्स ने ये भी कहा है कि जो राज्य होता है वो बुर्जुआ वर्ग की समिति होती है। नेक्स्ट थर्ड भी सही है, स्टेट एक्सप्रेस ह्यूमन एलिनेशन। जो फोर्थ है ना ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये साम्राज्यवाद की कल्पना करते हैं ना कि समाजवाद। मार्क्सवादी समाज की अपनी एक कल्पना है और जो सोशलिस्ट हैं वो आइडिया मार्क्सिस्ट आइडिया से अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ कबीर। तो कबीर की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो इसमें से साहित्य लहरी इनकी कोई पुस्तक नहीं है। ओके, इनकी बुक साहित्य लहरी इनकी नहीं है, लाहिरी। नेक्स्ट, अग्नासूता इज फाउंडेड इन द, किस में अग्नासूता पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुत्त पिटक।
ओके, तो दिग् निकाय के 27वें भाग में अग्नसूता की बात की गई है। और जो दिग् निकाय है वो कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस है। ओके, सबसे बड़ा डिस्कोर्स है अग्नसूता, और ये लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखा गया है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। ओके, 27वें भाग में है, और ये जो अग्नसूता है दिग् निकाय का सबसे बड़ा डिस्कोर्स है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज गुड। आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम आर वर्स। हु सेड दिस? तो किसने कहा कि लोकतंत्र अच्छा है? मैं यह कहता हूं क्योंकि अन्य प्रणालियां बेहद खराब है, यानी लोकतंत्र से बहुत खराब है। ये किसने कहा था? सो इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु रोड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है पंडिता रमाबाई ने, और ये बुक लिखी गई थी 1887 में बाय रमाबाई। ओके, उसके बाद है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सावरकर आइडिया ऑफ हिंदुत्व। तो आइडिया ऑफ हिंदुत्व के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है कि हिंदुत्व एकोमोडेट डाइवर्स नेवल फेस सिस्टम बिलीव एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी हिंदुत्व विभिन्न सहज विश्वास प्रणालियों, विश्वास और धार्मिक प्रथाओं को समायोजित करता है। उसके बाद है कि हिंदुत्व कवर्ड ऑल शेड्स ऑफ लार्ज पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल स्पेस, यानी हिंदुत्व में सब बड़े राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के सभी रंग शामिल हैं। उसके बाद हिंदुत्व डिफाइंड इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एज वेल एज सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चरल कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि हिंदुत्व को धार्मिक और आध्यात्मिक और साथ ही सभ्यता और राजनीतिक सांस्कृतिक श्रेणी में परिभाषित किया गया है। ओके, और इसके बाद आपका फोर्थ है आप लोगों का, हिंदुत्व में अलगाववादी विचार है, यानी हिंदुत्व हैज एक्सक्लूसिविस्ट कनेक्टेशन। यहां पर मैं हिंदी में लिख देती हूं, हिंदुत्व में अलगाववादी विचार है। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसका? यहाँ पर बाय मिस्टेक ये टाइप हो चुका है, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बेसिकली इसका आंसर सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी हिंदुत्व के अंदर आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक श्रेणियों को परिभाषित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? तो ये बुक्स दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ देखिए, जो वंदे मातरम है ये बाल गंगाधर तिलक की नहीं है। ओके, बाकी जो केसरी और मराठा है ये बाल गंगाधर तिलक की बुक्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैच दिस वर्क ऑफ सावरकर विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो सावरकर की बुक्स हैं और उनके ईयर वाइज उनको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, तो बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, एक्टिव रहिए एकदम। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी हिंदुत्व लिखी गई 1923 में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी 1919 में, और हिंदू राष्ट्र दर्शन लिखी गई 1949 में, और देन 6 ग्लोरियस एपोस ऑफ इंडियन हिस्ट्री
ये लिखी गई 1963। नेक्स्ट है अग्नसूता एसोसिएटेड विद, किसके साथ है, किससे संबंधित है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या इस्लामिज्म। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सी है, माफ कीजिए सी है, बुद्धिज्म के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है अग्नसूत्र। नेक्स्ट है कि टैगोर के राष्ट्रवाद यानी विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स वर नॉट मेंशन इन टैगोर नेशनलिज्म। टैगोर के राष्ट्रवाद में निम्नलिखित में से किस अध्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है, जब भी हम नेशनलिज्म पढ़ते हैं तो हम टैगोर की आइडिया को जरूर पढ़ते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, किस कंट्री के बारे में टैगोर ने बात नहीं करी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नेशनलिज्म इन जर्मनी। इसकी बात हमें टैगोर की किताब में नहीं मिलती है। ओके, नेशनलिज्म इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरबिंदो ने निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार के संबंध में कौन, ये जो कथन दिए हैं तो उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरबिंदो आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव रेजिस्टेंस टू द एलियन रूल, यानी विदेशी शासन से एकीकृत रक्षात्मक प्रतिरोध की वो बात करते हैं। उसके बाद है creating parallel institutions to government like school, local community and courts etc. यानी सरकार के जैसे ही विद्यालय, स्थानीय समुदाय और अदालत आदि जैसी संस्थाएं बनानी चाहिए। उसके बाद है कि opposition to foreign schools and foreign courts, यानी विदेशी स्कूल और विदेशी अदालतों का प्रतिरोध करना। उसके बाद सरकार को कर भुगतान से मना करना, यानी रिफ्यूज टू पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है, जब अरबिंदो कहते हैं कि हमें एलियंस के खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस करना चाहिए, तो उसमें कौन कौन सी बातों को वो आगे रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ये चारों ही रास्ते अरबिंदो सुझाव देते हैं कि हमें अपनाना चाहिए अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। ओके, हमें टैक्स से मना करना चाहिए, उनका जो स्कूल सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उन सबको बहिष्कृत करना चाहिए और स्कूल, लोकल कम्युनिटी, इन सभी को अपनाने से मना कर देना है। ओके, नेक्स्ट है कि एसपी हंटिंगटन गिव्स मोर सिग्निफिकेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कॉप। तो जो हंटिंगटन है तख्ता पलट के किस रूप को महत्व देते। तो जो हंटिंगटन है उन्होंने रिफॉर्म कॉर्प्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। किसको, रिफॉर्म कॉर्प्स को। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं और किस देश में किस तरीके का फीचर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फीचर है वो बता। तो देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन भी हो सकता है अभी तक का। तो यहाँ पर देखिए जो यूएसए है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। ओके, ड्यूअल सिटीजनशिप की बात यूएसए में होती है, यानी वहां के जो भी नागरिक हैं वो जिस स्टेट में रहते हैं उसकी भी नागरिकता उनको प्राप्त है और यूएसए की नागरिकता भी उनको प्राप्त होती है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ हमारी भी कंट्री में है और हमने लिया है यूके से, तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है यूके। तो ए का 4 और बी का 1, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सी का 2, फ्रांस द कम्युनिटी के समुदाय की बात करता है और जर्मनी बेसिक लॉ की, मूल कानून की बात करता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है which of the following is correct about liberal concept of constitutionalism। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, इट इज बोथ एन एंड अ मीन्स, यह साधन और साध्य दोनों है। नेक्स्ट है कि इट इज बोथ वैल्यू फ्री एंड वैल्यू लेड, यानी यह मूल्य मुक्त और मूल्य
युक्त दोनों है। उसके बाद है इसके दोनों प्रमाणिक और अनुभवजन्य आयाम है, यानी इट हैज बोथ नॉर्मेटिव एंड इंपेरिकल डायमेंशन। या सभी, क्या सभी करेक्ट है या इसमें से एक करेक्ट है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव इंडिकेट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो राजनीतिक विकास के संबंध में नकारात्मक संकेत कौन कौन से हैं? सप्रेशन ऑफ डिसेंट, या सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, या पॉलिटाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, या पॉलिटिकल डिफेक्शन फॉर सेल्फिश गेन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए कहीं भी राजनीतिक संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता होना ये किसी भी तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रोकता नहीं है, बल्कि ये इसको प्रोत्साहित करता, बढ़ाता है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ एसेंस यानी डिसेंस, यानी किसी भी तरीके से मतभेदों को दबाना, या कोई आपके खिलाफ वॉइस रेज कर रहा है उसको खत्म कर देना, ये किसी भी तरह के विकास का संकेत नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन में देखिए जहां पे सेकंड होगा वो तो इनकरेक्ट होगा ही होगा, है ना। और जहां पे वन है, इसमें भी है और इसमें भी है। और पॉलिटिकल डिफेक्शन ऑफ सेल्फिश गेन, यानी हम खुद के स्वार्थ के लिए अगर राजनीतिक तथ्यों को या जो हमारे कर्तव्य है उनको त्याग देंगे तब भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हमारा फोर्थ भी करेक्ट है। तो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एलिटिज्म एसोसिएटेड विथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जोसेफ शुम्पेटर। ओके, ये जो जोसेफ शुम्पेटर हैं वो अभिजात वर्ग के बारे में बात करते हैं, अभिजात वर्ग। ओके, तो एलिट्स क्लास की बात करते हैं जोसेफ शुम्पेटर, और इसके अलावा इनमें से कोई भी एलिट वर्ग की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर सकते थे। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोचेस एंड थिंकर्स दिए हुए हैं कि कौन सा थिंकर किस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो बताइए कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच किसने दी है? क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच किससे रिलेटेड है? सो देखिए ए यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशनल अप्रोच ये कार्ल ड्यूस से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद जो क्वालिटेटिव अप्रोच है ना ये पॉल लेजार्डफील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है ये रिलेटेड है डेविड ईस्टन से। ओके, और जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो हैरोल्ड लॉसवेल से। साइकोलॉजिकल अप्रोच हैरोल्ड लॉसवेल से रिलेटेड है। तो डी का फोर्थ, यहाँ पर ए का थर्ड, डी का फोर्थ है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस में से एक भी मैच होता है ना तो आप उसको पकड़ के ऑप्शंस चेक कीजिए कि कहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए जो डेविड ईस्टन है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि उसने सोशियोलॉजिकल अप्रोच दिया हुआ है। तो यहाँ पर जहां पर सी का थर्ड नहीं है ना वो ऑप्शन तो निकाल ही दीजिए। तो बी और 1 निकल गया था, जो सी है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो जब आपको ये पक्का हो जाए ना कि ये इसी का है तो आप नेक्स्ट को लेकर मिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे कार्ल ड्यूस का ये भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता होता है। तो जहां पर ए का सेकेंड होगा, ए का थर्ड होगा, वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ओपिनियन ऑफ वॉर फॉट बिटवीन, किसके बीच में लड़ा गया था? पहला अफीम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चाइना और ब्रिटेन के बीच में। ठीक, चाइना और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये? तो ये लड़ा गया था 1839 से
42 के बीच में। ओके, फिर नेक्स्ट है द एनोस मिजरेबल्स ऑफ अफ्रीकन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। तो अफ्रीकी स्वतंत्रता का अद्भुत वर्ष कौन सा था? तो ये था 1960। 1960 में जो अफ्रीका है उसकी कंट्री का उद्भव हुआ था। ओके, ये इसको ना द एनूस मिजरेबल्स को हम लोग अद्भुत वर्ष हिंदी में कहते हैं। तो ये भी बोल सकता है कि जो अफ्रीकन इंडिपेंडेंस है उसका अद्भुत वर्ष कौन सा था, या मिजरेलियस ईयर कौन सा था, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु सेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ डेली प्लेसाइट। ओ ओके, प्लेसिबिसाइट है। तो किसने कहा था कि राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जन संग्रह है? ओके, किसने कहा था कि राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है? किसने कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट रेनन ने। किसने? अर्नेस्ट रेनन ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। जॉन गॉडफ्रेड हार्डर को हम लोग फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द स्पेसिफिक इज बेस्ड इन। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन होगा, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक में स्थित है। द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, तो ये इसका बैंक आप लोग का बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं। असर्शन है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। और उसके बाद है इट हैज रिजल्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग स्केल ऑफ क्रॉस बॉर्डर trade of commodity and services and follow international capital। ओके, यानी आर्थिक वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व अर्थव्यवस्था की बढ़ती पारस्परिक निर्भरता से है। असर्शन है ये। और रीजन बता रहा है कि यह वस्तु और सेवाओं के सीमा पार व्यापार के बढ़ते पैमाने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो जो न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो क्या आइडिया देती है वो बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ब्रोकन डाउन इन द ईयर। कब हुआ, कब खत्म हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम? तो ये खत्म हो जाता है आपका 1971 में। कब हुआ? 1971 में। और एग्जिस्टेंस में आता है 1944 में। ओके, 1944 में ये एग्जिस्टेंस में आता है और 1971 में ये खत्म भी हो जाता है। तो 1944 में बेसिकली इसकी बात की जाती है और ये पूरी तरीके से डेवलप होता है 1948 में। कब होता है? 1948 में। ओके, नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। इप्सा के बारे में क्वेश्चन है आपका। तो पहला है कि इट वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश बाय ब्राजील डिक्लेरेशन ऑफ 2003। इसे औपचारिक रूप से 2003 में ब्राजील घोषणा पत्र द्वारा स्थापित किया गया। बी है इट रिप्रेजेंट्स 3 important poles for galvanizing South-South cooperation, यानी यह दक्षिण-दक्षिण संवाद को प्रेरित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करता है। थर्ड है इप्सा फंड वाज एस्टैब्लिश इन 2002। तो इप्सा फंड 2002 में स्थापित किया गया था। और लास्ट है द 5th इप्सा समिट डिक्लेयर्ड टुक प्लेस इन ताइवान साउथ अफ्रीका।
कि दक्षिण अफ्रीका के तस्वानी में 5वीं इस बार शिखर सम्मेलन आयोजित की गई थी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बताना है। माफ कीजिए, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। ओके, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। सो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि द आर्कटिक काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू। तो आर्कटिक परिषद किसके माध्यम से स्थापित किया गया था? किसके माध्यम से स्थापित किया गया था आर्कटिक परिषद को? कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए ताकि मुझे भी पता रहे, और एक बार सभी लोग ये बता दीजिए कि कितने आप लोगों के करेक्ट हो गए। ओके, इससे आप लोग अपना ही एक तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, अपनी एबिलिटी को चेक कर पा रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक आप लोगों का सिलेबस कवर हो गया है, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को तैयार कीजिए। प्रिपरेशन में उतनी ही हार्ड वर्क कीजिए जितने आपके मार्क्स कम आ रहे, कम स्कोर कर रहे हैं, और जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी मेहनत कम नहीं करेंगे, वो भी मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रखिए एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना। ओके, तो 45th आपका आंसर है ओटावा घोषणा, यानी ऑप्शन सी सही, 1996। ओके, नेक्स्ट है, लिस्ट दिए गए हैं और दोनों को मैच करना है। तो ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो कब कब हुए हैं ये बताना है। तो इसका आपका देखिए ए का जो वर्साइल है, ऑप्शन सी, यहां पर आप लोगों को पता होगा जो वर्साइल है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। ठीक, तो सी का 1, तो देखिए यहाँ पर सी का 1 सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए का 3rd है स्पेनिश सेसेशन, यानी स्पेनिश जब उत्तराधिकार होता है तब होता है ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। और थर्ड यहाँ पर बी का 4th है ट्रीटी ऑफ पेरिस, नेपोलियस वॉर के बाद होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होता है, देन चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ये होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट साइन अमंग ग्रुप ऑफ नेशन, किसके बीच में साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट पर साइन किया हुआ है। ओके, और ये साइन हुआ था 2014 में। कब साइन हुआ? 2014 में साइन हुआ था, और ये 6th ब्रिक्स समिट थी। 2014 में 6th ब्रिक्स समिट था, और इसी में इस पे साइन हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक पीपल, स्टेट एंड फियर। पीपल, स्टेट एंड फियर किसके द्वारा लिखी गई है? ये आईआर का क्वेश्चन है आपका। सो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, देन आंसर करूंगी। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बेरी बुजान ने ये बुक लिखी है, पीपल, स्टेट एंड फियर, ये बुक लिखी गई 1983 में। किसके द्वारा? बेरी बुजान ने लिखी है, और लिखी कब? तो 1983 में। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश्ड। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1961। कब हुआ था? 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, और 1977 में इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि ये विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये देशों के अंदर ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उस पर नजर रखता है। ठीक,
तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कोई स्टेट ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे ह्यूमन राइट्स अपनी कंट्री के अंदर वो अपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा हो। तो इन सब की निगरानी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल रखता है। ओके, नेक्स्ट है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। जॉन मिर्शाइमर की ये बुक है और जॉन मिर्शाइमर ने ये बुक लिखी थी 2001। कब लिखी है? 2001। ओके, तो आज हम कंप्लीट 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कल फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू आप लोगों का क्लास में जुड़े रहने के लिए और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।